Dear friends, welcome to my channel. Under this video, we will discuss regarding the basic provisions, some basic definitions and introduction of income from salary. As per the income tax definition, there are different sources of income, out of which the first source of income is income from salary. So what is salary income, how it is taxed, and as per the income tax act provision. For that purpose, in this video, we will discuss the basic rules and basic definitions and basic conditions for charging the income as a salary income under the head income from salary. So let us begin with that one provisions. Basic conditions for charging the income under the head income from salary. Salary income can be charged under the income from salary head only if there is an employer-employee relationship between payer and pay. Dear friends, अगर इनकम फ्रॉम सैलरी में अगर कोई व्यक्ति की सैलरी इनकम हो रही है तो वहां पर पहला कंडीशन यह है कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। मतलब किसी व्यक्ति ने एम्प्लॉयर को सर्विसेज देकर वह एम्प्लॉय अगर सैलरी इनकम अर्न कर रहा है तो वो सैलरी इनकम पर इनकम टैक्स चार्ज होगा। सो फर्स्ट कंडीशन है सैलरी इनकम कैन बी चार्ज अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी हेड only if there is an employer-employee relationship between the payer and pay. जो पेयर है एंड पेई है उनके बीच में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है, तो ही वो इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगी। सेकंड कंडीशन है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस। डिफरेंस आपको बताओ कि अगर कोई व्यक्ति को वेजेस प्राप्त होती है, कोई वर्कर है वो सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, उस सर्विसेज के बदले में वीकली वेजेस या मंथली वेजेस उसको मिल रही है, तो वो वेजेस की इनकम भी इनकम फ्रॉम सैलरी की इनकम में ऐड होती है, उसे सैलरी इनकम ही माना जाता है। तो सैलरी इनकम और वेजेस की इनकम में कोई डिफरेंस नहीं है। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस। इफ एनी पर्सन हु अर्न वेजेस इनकम then that wages income is also taxable under the head income from salary. And if any person who receives the salary income, then that one salary income is also taxable under the head income from salary. So wages में भी डेली हो सकती है, वीकली हो सकती है, मंथली हो सकती है, वो सारी wages income from salary इस हेड में taxable है। कंडीशन नंबर 3, wages may received weekly और monthly taxable under the head salary. जैसे मैंने अभी आपको बताया wages weekly हो सकती है, डेली हो सकती है, मंथली हो सकती है। सो कोई भी वेजेस अगर प्राप्त होती है तो वो वेजेस भी इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या होती है, टैक्सेबल। कंडीशन नंबर 4 है सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस इज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट ऑफ दैट एडवांस सैलरी। अगर किसी व्यक्ति को कोई सैलरी एडवांस सैलरी मिलती है, मतलब एडवांस सैलरी अगर कोई व्यक्ति प्राप्त करता है तो वो जिस ईयर में वो सैलरी प्राप्त हुई है उसी ईयर में उस एडवांस सैलरी पर टैक्स लगेगा। एग्जाम्पल, इस साल अगर हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और हमने 12 महीने की पूरी सैलरी ले ली है और नेक्स्ट ईयर की 2 महीने की सैलरी हमने एडवांस में इसी साल ले ली है, तो इस साल हमें टोटल 14 महीने की सैलरी प्राप्त हुई। ओके, मैं एग्जांपल वापस रिपीट करता हूं कि अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में जॉब कर रहा है और उसने इस साल की 12 मंथ की सैलरी ऑलरेडी उसने प्राप्त कर ली है और 12 महीने की सैलरी प्राप्त करने के बाद उसने नेक्स्ट ईयर के 2 मंथ की सैलरी एडवांस में ले ली है, तो इस साल उसे टोटल 12 प्लस 2 यानी 14 मंथ की सैलरी प्राप्त हुई। तो इन दैट सिचुएशन अगर सैलरी एडवांस सैलरी इसी साल मिल गई है, रिसिप्ट हो चुकी है, तो उसको टैक्स इसी साल लगेगा। तो सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस इज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस। रिसिप्ट बेसिस पर इस पर टैक्स लगता है, और वो भी कब लगता है, इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट,
जिस साल में वो सैलरी रिसीव होती है उसी साल में उस पर क्या लगता है, टैक्स लगता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो कि 5 नंबर की कंडीशन में बताएंगे, बेसिस ऑफ चार्ज फॉर सैलरी। सैलरी इस इनकम को टैक्स लगाने के लिए उसका बेसिस क्या है, तो यहां पर सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। सैलरी ड्यू कब होती है या उस सैलरी की अमाउंट का रिसिप्ट कब होता है, इसमें से जो भी अर्लियर है उस बेसिस पर उस पर टैक्स लगाया जाता है। मान लो सैलरी ड्यू हो रही है इस महीने और रिसिप्ट हो रही है अगले महीने, तो ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, जो अर्लियर होगा उस बेसिस पर क्या लगेगा, टैक्स। तो अगर सैलरी इस मंथ में ड्यू हो गई है तो उस पर टैक्स इस मंथ लग जाएगा, और अगर ड्यू होने के पहले रिसिप्ट हो रही है तो रिसिप्ट बेसिस पर टैक्स लगेगा, विच एवर इज अर्लियर। यह टैक्स लगाने के लिए बेसिस ऑफ चार्ज। और लास्ट कंडीशन है यहाँ पर एरियर्स ऑफ टैक्स, एरियर्स ऑफ सैलरी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। अगर किसी व्यक्ति की सैलरी का एरियर्स है और वो एरियर्स उसे बाद में मिलता है, तो जिस साल में वो एरियर्स ऑफ सैलरी रिसीव्ड होती है उसी साल में उसके ऊपर क्या लगता है, टैक्स लगता है। सो एरियर्स ऑफ सैलरी इज आल्सो टैक्सेबल इन द ईयर्स ऑफ रिसिप्ट। डिफरेंस, अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मीनिंग ऑफ सैलरी। सैलरी यानी क्या, किसे हम सैलरी कहेंगे। सो मैंने बताया देयर मस्ट बी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एम्प्लॉय मस्ट प्रोवाइड सम प्रोडक्टिव सर्विसेज टू द एम्प्लॉयर and against that productive services employer pay any remuneration or benefits to the employee. That one amount is called salary. So any direct or indirect benefit which is received by employee from his employer, then that benefits or remuneration is called salary. परंतु इनकम टैक्स एक्ट की प्रोविजन के अनुसार जो सैलरी की डेफिनेशन है वो डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड है। The salary for the purpose of calculation of income from salary includes, सैलरी में इंक्लूड है नंबर 1 वेजेस। अगर किसी व्यक्ति को वेजेस प्राप्त होती है तो वो वेजेस की इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल है। नंबर 2 पेंशन। अगर कोई व्यक्ति रिटायर हो गया है उसके बाद उसको पेंशन प्राप्त हो रही है तो वो पेंशन की इनकम भी इनकम फ्रॉम सैलरी में। नंबर 3 एन्युटी। एन्युटी की कोई रकम अगर हमें प्राप्त होती है तो वो एन्युटी की रकम भी इनकम फ्रॉम सैलरी होती है। नंबर 4 ग्रेचुटी। जब व्यक्ति रिटायर होता है तो उसको एम्प्लॉयर की तरफ से ग्रेचुटियस गिफ्ट दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेचुटी। तो अगर किसी प्रकार की ग्रेचुटी एम्प्लॉय को प्राप्त होती है, ग्रेचुटी की कोई अमाउंट प्राप्त होती है, तो जिस ईयर में वो ग्रेचुटी की अमाउंट प्राप्त होगी वो ईयर की वो इनकम मानी जाएगी, एंड दैट इज आल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। नेक्स्ट प्रोविजन है एडवांस सैलरी पेड। अगर किसी एम्प्लॉय को एडवांस सैलरी मिलती है तो वह एडवांस सैलरी इनकम में ऐड होती है और वो उसी ईयर में टैक्स लगता है जिस ईयर में वो रिसीव होती है। तो अगर हमने एडवांस सैलरी विड्रॉ की है या कोई एडवांस सैलरी हमने प्राप्त की है तो वो सैलरी इनकम में इंक्लूड होती है। सैलरी के अलावा अगर किसी व्यक्ति को फीस मिलता है, कमीशन मिलता है, परक्यूजिट्स मिलता है, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस, अगर हमें कोई एक्स्ट्रा अमाउंट मिलती है तो दैट फीस, कमीशन, परक्यूजिट्स या प्रॉफिट्स और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट्स ये सब सैलरी की इनकम में ऐड होता है, इसे हम सैलरी मानते हैं। सो एम्प्लॉयर से अगर कोई फीस मिल रही है, एम्प्लॉयर से कोई कमीशन मिल रहा है, कोई परक्यूजिट्स का बेनिफिट हो रहा है, तो ये सब कुछ सैलरी इनकम में ऐड होता है। अगला कंडीशन है एनुअल एक्रिएशन टू द बैलेंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। डिफरेंस आपको बताओ कि हम जब किसी जॉब को करते हैं, किसी नौकरी को करते हैं, तो हमारा एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन किया जाता है। उस प्रोविडेंट फंड अकाउंट में अगर कोई एनुअल एक्रिएशन हुआ तो वो अमाउंट भी सैलरी की इनकम में ऐड होता है। इसके अलावा सैलरी की इनकम में लीव इनकैशमेंट ऐड होता है। ट्रांसफर्ड बैलेंस इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगर कोई प्रोविडेंट फंड है उसके अंदर कोई बैलेंस अमाउंट है या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को हमने कोई अमाउंट ट्रांसफर की है एम्प्लॉयर ने,
तो एम्प्लॉयर के द्वारा जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या अदर प्रोविडेंट फंड में जो पैसा ट्रांसफर किया जाता है वो अमाउंट भी सैलरी इनकम में ऐड होती है। और लास्ट प्रोविजन है कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयज पेंशन अकाउंट एज रेफर टू सेक्शन 80 CCD। अगर एम्प्लॉय के पेंशन फंड अकाउंट में एम्प्लॉयर कोई अमाउंट जमा करता है तो वो 80 CCD की प्रोविजन के अनुसार सैलरी की इनकम में ऐड होता है और उसका 80 CCD में डिडक्शन भी मिलता है। सो यहां पर सैलरी, यह जो शब्द है इसका मीनिंग में बहुत सारे रेमुनरेशंस जो एम्प्लॉयर से मिलते हैं उन सारे रेमुनरेशन को ऐड किया गया है। तो सैलरी इंक्लूड्स वेजेस, पेंशन, एन्यूटी, ग्रेचुटी, एडवांस सैलरी पेड, फीस, कमीशन, perquisites, profit in lieu or in addition to salary or wages, annual accretion of balance of recognized provident fund, lieu encashment, transfer balance in recognized provident fund, contribution by central government or any other employee to the employee's pension fund account, that all things are included into the meaning of salary. डिफरेंट्स अगर बेसिक कंडीशंस हम देखें तो अगर कोई सैलरी कैलकुलेशन हमें करना है, सैलरी की इनकम पर टैक्स लगाना है, तो किसी एम्प्लॉयमेंट में अगर किसी व्यक्ति को बेसिक सैलरी मिलती है तो वो बेसिक सैलरी की अमाउंट 100% टैक्सेबल है, ये अमाउंट पर टैक्स लगेगा। सो बेसिक सैलरी या बेसिक पे हमें प्राप्त होता है एम्प्लॉयर से तो वो बेसिक सैलरी टैक्सेबल है। जनरली एम्प्लॉई को बेसिक सैलरी के अलावा डियरनेस अलाउंस मिलता है। डियरनेस अलाउंस के अलग अलग टाइप है, फार्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, नॉट फार्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, फॉर द बेनिफिट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय एंड नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ रिटायरमेंट। अगर कोई डियरनेस अलाउंस मिलता है, डियरनेस अलाउंस मीन्स महंगाई भत्ता, इसको हिंदी में महंगाई भत्ता बोलते हैं। सो मार्केट में जितनी महंगाई बढ़ेगी, जितना इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, उस इन्फ्लेशन रेट को कॉम्पेंसेट करने के लिए सैलरी के अलावा डियरनेस अलाउंस दिया जाता है। तो अगर एम्प्लॉय को किसी भी प्रकार का डियरनेस अलाउंस मिलता है, फिर वो फार्मिंग पार्ट हो, नॉट फार्मिंग पार्ट हो, फॉर द बेनिफिट ऑफ रिटायरमेंट हो, नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ रिटायरमेंट हो, वो सभी प्रकार के डियरनेस अलाउंस टैक्सेबल होते हैं, उस पर टैक्स लगेगा। बेसिक सैलरी डियरनेस अलाउंस के अलावा अगर किसी व्यक्ति को अपनी जॉब में कमीशन मिलता है एम्प्लॉयर से तो वो कमीशन की इनकम पर कमीशन की इनकम पर भी उसे टैक्स लगेगा। मान लो कोई सेल्समैन है, वो कहीं नौकरी कर रहा है और उसे बेसिक सैलरी मिलती है, डियरनेस अलाउंस मिलता है, और साथ ही में उसने अपने बिजनेस में जितना टर्नओवर किया है उस टर्नओवर के बेसिस पर उसे कमीशन मिल रहा है, तो वो कमीशन की इनकम पर भी उसे टैक्स लगेगा। इसके अलावा अगर ईयर में उसे किसी ओकेजन पर सैलरी के अलावा बोनस दिया गया तो एम्प्लॉय को जो भी बोनस मिलता है वो बोनस टैक्सेबल है। इसके अलावा अगर एम्प्लॉय ने एडवांस सैलरी प्राप्त की है या सैलरी का एरियर्स अमाउंट मिला उसको, तो ये भी अमाउंट सैलरी की इनकम में टैक्सेबल होता है। और बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, कमीशन, बोनस, एडवांस सैलरी, एरियर सैलरी के अलावा अगर किसी व्यक्ति को फीस प्राप्त होती है एम्प्लॉयर से तो वो फीस की अमाउंट भी सैलरी की इनकम में टैक्सेबल होती है। डिफरेंस, ये बेसिक कुछ 5 to 7 बेनिफिट्स है। इन बेनिफिट्स को अगर हमें एम्प्लॉयर से मिलते हैं ये बेनिफिट्स, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, कमीशन, बोनस, एडवांस सैलरी, एरियर सैलरी, फीस, तो ये अमाउंट 100% टैक्सेबल होता है, इससे पूरा टैक्स लगेगा। ये अमाउंट हमें हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करते समय डायरेक्टली अमाउंट हमें आउटर कॉलम में लिखकर इस पर डायरेक्ट हमें क्या चार्ज करना है, टैक्स चार्ज करना है। इन कंडीशंस को समझने के लिए आइए फ्रेंड्स हम एक प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट प्रॉब्लम में मिस्टर गणेश रिसीव्स द फॉलोइंग सैलरी। मिस्टर गणेश को सैलरी इनकम प्राप्त होगी और मिस्टर गणेश की बेसिक सैलरी है 2 लाख रुपीज, डियरनेस अलाउंस 1 लाख, कमीशन 40,000, बोनस 10,000, फीस 5,000, एडवांस सैलरी 20,000,
एरियर्स ऑफ सैलरी रिसीव्ड हुई 30,000। फाइंड आउट ग्रॉस सैलरी। अगर आपको इसकी ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है तो मैंने अभी बेसिक प्रोविजंस आपको बताया कि बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस, कमीशन, बोनस, फीस, एडवांस सैलरी, एरियर सैलरी, जो कुछ भी हमें रिसीव होता है 7 पॉइंट्स में से, तो ये पूरी अमाउंट 100% क्या होती है, टैक्सेबल। तो सॉल्यूशन करते समय बेसिक सैलरी 2 लाख, डीएनएस अलाउंस 1 लाख, कमीशन 35,000, बोनस 10,000, फीस 5,000, एडवांस सैलरी 20,000 एंड एरियर्स ऑफ सैलरी 30,000। ये पूरी अमाउंट हमने आउटर कॉलम में टैक्सेबल कर दी है और ये पूरी सैलरी की हम टोटल करेंगे, पूरी सैलरी की हम टोटल करेंगे तो वो आती है 4 लाख रुपीज। उस 4 लाख रुपीज की सैलरी को हम कहेंगे ग्रॉस सैलरी। सो डियर फ्रेंड्स, एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको प्रॉब्लम का समझा होगा कि प्रॉब्लम के शुरुआत में आपको बेसिक सैलरी दी जाएगी, डीएनएस अलाउंस, कमीशन, बोनस, फीस, एडवांस सैलरी, एरियर सैलरी, अगर कुछ भी अमाउंट प्राप्त होती है तो ये अमाउंट 100% टैक्सेबल होती है। ये अमाउंट हमें सीधा सीधा आउटर कॉलम में लिखकर इस पर टैक्स चार्ज करना है। ओके, सो हमें ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करने के लिए ये अमाउंट पूरी टैक्सेबल हो गई और इसकी पूरी टोटल करके हमने ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट की, तो हमारी इस फर्स्ट प्रॉब्लम का ग्रॉस सैलरी निकला है 4 लाख रुपीज। ये एक बेसिक प्रोविजंस थी जो शुरुआत में अगर सैलरी का कोई प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शुरुआत में एक 5 या 7 प्रकार के जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये पॉइंट्स अगर आते हैं इसमें से ये पूरे पॉइंट्स को हमने पूरा टैक्स लगाना है, 100% ये अमाउंट टैक्सेबल। तो सैलरी का जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सैलरी के प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर क्या है, तो डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्ट्रक्चर और स्टेप्स क्या है। सबसे पहले आपके प्रॉब्लम में दी जाती है बेसिक सैलरी, जो कि मैंने बताया 100% क्या होती है, टैक्सेबल। उस बेसिक सैलरी के अलावा हमें जो एडिशनल अमाउंट मिलती है वो उसमें ऐड करनी होती है। तो सैलरी के अलावा हमें मिलता है फीस, कमीशन, बोनस, ये भी अमाउंट टैक्सेबल होती है। फिर अलग अलग प्रकार के अलाउंसेस मिलते हैं। डिफरेंस आपको बताओ कि बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, फीस, इसके अलावा बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, लाइक डियरनेस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, लंच अलाउंस, टिफिन अलाउंस, फिक्स मेडिकल अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस। ऐसे अलग अलग टाइप के अलाउंसेस जो सैलरी के अलावा मिलते हैं। तो रिस्पेक्टिव उन अलाउंसेस की अलग अलग प्रोविजंस है। लेटर ऑन हम अगले वीडियो में अलाउंसेस के बारे में देखेंगे कि कितने प्रकार के अलाउंस होते हैं, कौन से अलाउंस को टैक्स लगता है, कौन से अलाउंस को टैक्स नहीं लगता है, कौन सा अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है, कौन सा अलाउंस पार्शियल टैक्सेबल है, उनकी प्रोविजंस है। उन प्रोविजंस के अनुसार इन अलाउंसेस के ऊपर क्या लगता है, टैक्स। तो अलाउंसेस की इनकम को भी हमें सैलरी इनकम में क्या करना है, ऐड करना है। सो सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस, अलाउंस के साथ में हमें कुछ परक्यूजिट्स मिलते हैं। तो अगर कोई परक्यूजिट्स की इनकम हमें होती है तो कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हमें हमारे एम्प्लॉयर की तरफ से मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में, तो दैट इज कॉल्ड परक्यूजिट्स। कोई फैसिलिटी हमें मिल रही है एम्प्लॉयर की तरफ से और उससे बेनिफिट एम्प्लॉय को हो रहा है, तो दैट बेनिफिट इज कॉल्ड परक्यूजिट इनकम। तो वो परक्यूजिट इनकम भी इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या होती है, ऐड। इसकी भी बहुत सारे टाइप है, उसको हम लेटर ऑन आगे कुछ वीडियोस, स्पेशल परक्यूजिट्स के वीडियोस में हम उसे डिफाइन करेंगे, परक्यूजिट्स की प्रोविजंस देखेंगे, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई कर कर परक्यूजिट्स की अमाउंट्स पर कितना टैक्स लगता है और कैसे वो इनकम कैलकुलेट की जाती है, उसके रूल्स देखेंगे। इसके अलावा आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट अगर हमें मिलता है, लाइक पेंशन मिलती है, ग्रेचुटी मिलती है, सो जो भी रिटायरमेंट के बाद के जो बेनिफिट्स है, उन बेनिफिट्स को अगर हमें मिलते हैं तो वो बेनिफिट्स भी इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या होता है, टैक्सेबल। अलग अलग टाइप के बेनिफिट्स है। प्रोविडेंट फंड की अमाउंट इन कैश होती है, लिव इनकैशमेंट मिलता है, ग्रेचुटी की अमाउंट मिलती है, पेंशन मिलती है। सो ये सब इनकम इनका रिटायरमेंट बेनिफिट्स में आती है और रिटायरमेंट बेनिफिट्स की इनकम भी इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या होती है, टैक्स। अगर हम इस बेसिक सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस, अलाउंस, परक्यूजिट, रिटायरमेंट बेनिफिट्स को अगर ऐड कर लें तो हमें मिलेगी ग्रॉस सैलरी। ये हमारी ग्रॉस सैलरी इनकम है। इस ग्रॉस सैलरी इनकम में हमें इनकम टैक्स प्रोविजन के अनुसार 3 डिडक्शंस अलाउड है।
जो कि डिडक्शंस वेल डिफाइंड है, डिडक्शंस फ्रॉम सैलरी अंडर सेक्शन 16। 16 नंबर के सेक्शन में 3 डिडक्शंस यहां से माइनस किए जाते हैं। डिडक्शन मींस अ स्पेसिफिक अमाउंट व्हिच इज डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेट सैलरी। सो ग्रॉस सैलरी को अगर आपको नेट सैलरी में कन्वर्ट करना है तो ग्रॉस सैलरी में से आपको कुछ डिडक्शंस माइनस करने होंगे। सो ये 3 डिडक्शन में पहला डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेकंड है एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन, और तीसरा है प्रोफेशनल टैक्स, जिसे टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। ये 3 डिडक्शंस माइनस करने के बाद ग्रॉस सैलरी से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नेट सैलरी। सो लेटर ऑन हम जब आगे अगले वीडियोस में अलाउंसेस, परक्यूसिट्स और ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करेंगे, तब हम डिडक्शंस के बारे में भी देखेंगे कि अलग अलग जो डिडक्शंस है वो डिडक्शंस कैसे कैलकुलेट करना है, वो डिडक्शंस की अमाउंट कितनी है, कब ये डिडक्शंस माइनस होंगे और कब ये डिडक्शंस माइनस नहीं होंगे, इनकी लीगल प्रोविजंस है। सो सैलरी के प्रॉब्लम का एक बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने समझ कर लिया कि पहली स्टेप है ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करना और सेकेंड स्टेप है नेट सैलरी कैलकुलेट करना। सो यह हमारे सैलरी के प्रॉब्लम का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस किया। फ्रेंड्स, बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के बाद सैलरी हेड में बहुत सारी अदर इनकम है, अलाउंसेस है, परक्यूजिट्स है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स है। ये सारे जो बेनिफिट्स हमें एम्प्लॉयर की तरफ से मिलते हैं एम्प्लॉय को, उन इनकम को हम इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड करते हैं। इस वीडियो में हमने सिर्फ सैलरी इनकम का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है, अभी बहुत सारी प्रोविजंस बाकी है। अलाउंसेस यानी क्या होते हैं, अलाउंसेस के कितने टाइप है, परक्यूजिट्स की प्रोविजंस, परक्यूजिट्स के टाइप, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ग्रॉस सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो इस कंटिन्यूस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम आगे के वीडियोस में इन्हीं पॉइंट्स को लेते हुए अलाउंसेस की प्रोविजंस और परक्यूजिट्स की प्रोविजंस को हम डिस्कस करेंगे, ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करेंगे, नेट सैलरी कैलकुलेट करेंगे। सो आप कंटिन्यू वीडियो को वॉच करिए। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपको आगे के वीडियोस में अलाउंसेस, परक्यूजिट्स और अदर प्रोविजंस के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।